हेलो फ्रेंड्स, मैं पूनम कुमारी आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम लोग पॉलिटी की सीरीज़ में जो है आज पढ़ेंगे संविधान के अनुच्छेद। और इसके पहले वाले क्लास में हमने क्या पढ़ा था दोस्तों? तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोग अनुसूचियों यानी संविधान की अनुसूचियों के बारे में पढ़े थे। और इस अनुसूचियों से संबंधित जो है 2 वीडियोज़ अपलोड किए जा चुके थे। आप लोग प्लेलिस्ट में जा कर के जो है उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। चलिए हम लोग इस वीडियो के पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि संविधान सभा द्वारा अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियां है? तो दोस्तों, संविधान सभा द्वारा जो अंतिम रूप से पारित संविधान थी उसमें जो है 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। और भाग की अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो भाग कितने थे दोस्तों? तो 22 भाग थे। यानी मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। और हमारा संविधान कब बनकर रेडी हुआ दोस्तों? 26 नवंबर 1949 को जो है हमारा संविधान बनकर के क्या हुआ? रेडी हो गया। तो इस समय जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ, उस समय 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां और 22 भाग थे। तो आपका सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में भारतीय संविधान में गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? तो दोस्तों, वर्तमान भारतीय संविधान की बात की जाए कि गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इस यानी यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो जाएगा आपको 443 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। किंतु दोस्तों यहाँ ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर रियल में देखा जाए तो अभी जो है 448 अनुच्छेद है और 25 भाग है और 12 अनुसूची है। तो भाग तो 22 थे दोस्तों, अभी 25 है। यानी कि विभिन्न अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है इस 22 भाग में जो जोड़ा गया क करके, जैसे कि ए या क कहते हैं, तो उसके आधार पर अभी 25 भाग हो गए हैं। तो चूँकि यहाँ 448 ऑप्शन में नहीं है, 443 है, तो उसके नज़दीक का है, तो हम लोगों को यही आंसर चूज़ करना होगा। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। वर्तमान भारतीय संविधान में धाराओं की कुल संख्या है? तो धाराओं की कुल संख्या की बात करें दोस्तों तो 404 होगा। मैंने पहले ही कहा कि 448 है, तो चूँकि यहाँ ऑप्शन में नहीं है 448 और ये सब जो है आपका कम है, तो जो सबसे अधिक है तो वो क्या है? 404 है, तो हम लोग इसको टिक करेंगे। किंतु ये 448 को आप याद रखना कि वर्तमान संविधान में हमारे 448 क्या है? अनुच्छेद है, और ये जो विभिन्न अमेंडमेंट्स के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह अंकित है कि इंडिया अर्थात भारत जो है राज्यों का संघ होगा? तो दोस्तों, अनुच्छेद 1 में यह वर्णित है कि इंडिया अर्थात भारत क्या है दोस्तों? राज्यों का संघ है। दोस्तों, हमारे संविधान में भारत को 2 नामों से पुकारा गया है, एक इंडिया और एक भारत। और संविधान की प्रस्तावना जो है उसमें भी इन्हीं 2 नामों का जिक्र किया गया है। तो संविधान के अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत जो क्या होगा दोस्तों? राज्यों का संघ होगा। यानी इंडिया क्या है? इंडिया क्या होगा दोस्तों? स्टेट्स, यूनियन ऑफ स्टेट्स कहलाएगा। और ये अनुच्छेद 1 कहे दोस्तों कि भाग 1 कहे या अनुसूची 1 कहे, सब में जो है क्या है दोस्तों? पहला जो अनुच्छेद हो, पहला भाग हो, चाहे पहली अनुसूची हो, उसमें यही कहा गया कि इंडिया अर्थात भारत राज्यों का संघ होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? तो वही पूछ दिया है दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद में भारत को क्या कहा गया है? तो राज्यों का संघ, यानी यूनियन ऑफ क्या होगा? स्टेट्स। भारत क्या है? राज्यों का संघ होगा।
यानी भारत के राज्य उसमें शामिल होंगे, भारत के संघ शासित प्रदेश क्षेत्र यानी संघ शासित प्रदेश भी शामिल होंगे, राज्य भी शामिल होंगे, और अर्जित क्षेत्र। दोस्तों ये एक नया वर्ड है, अर्जित क्षेत्र। यानी कि मान लीजिए कि भारत किसी युद्ध के द्वारा या किसी अन्य कारणों से किसी क्षेत्र को जीतता है तो अपने देश में उसे शामिल करना है, तो वहाँ क्या होगा, वह भी क्या हो जाएगा, भारत का अंग हो जाएगा। तो यहाँ 3 तरह की व्यवस्था दी गई है, एक आपका राज्य, एक यूनियन और एक अर्जित क्षेत्र। तो ये हो जाएगा आपका तीनों संविधान के भाग, एक कहिए, अनुच्छेद 1 कहिए या फिर अनुसूची 1 कहिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान है। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 यानी 5 से 11 के बीच क्या है दोस्तों, नागरिकता संबंधी जो है प्रावधान है। और यह भाग की बात करें दोस्तों तो भाग 2 में इसका वर्णन किया है, और अनुच्छेद की बात करें तो 5 से 11 के बीच जो है इसका वर्णन किया गया है। यानी अनुच्छेद या आर्टिकल कहिए 5 से 11 के बीच यह वर्णन किया गया है कि किन यानी भारत की नागरिकता प्राप्त करने की क्या विधियां हैं, यानी किन किन तरीके से जो है भारत की नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसका वर्णन अनुच्छेद 5 से 11 के बीच किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिकों के मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य क्या है दोस्तों, आपको यानी मौलिक अधिकार जो है मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं अनुच्छेद 12 से 35 के मध्य। और भाग की अगर बात करें दोस्तों तो भाग हो जाएगा 3रा, और यह कहाँ से लिया गया है, अमेरिका के संविधान से जो है यह मौलिक अधिकार लिया गया है। और मौलिक अधिकार 12 से 35 के बीच यानी बताया गया है कि भारतीय नागरिकों के कौन कौन से मौलिक अधिकार होंगे। तो इसका वर्णन आपका अनुच्छेद 12 से 35 के बीच किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा कि नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा अनुच्छेद अधिकार प्रदान करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 16 जो है आपका नौकरियों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराता है, यानी यह शक्ति प्रदान करता है संविधान को, अनुच्छेद 16। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता, जिसे हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, छुआछूत कहते हैं, उसको समाप्त किया गया है। तो दोस्तों यह बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये हो जाएगा अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के थ्रू जो है दोस्तों जो अस्पृश्यता है उसको क्या किया है दोस्तों, पूरी तरह जो है यानी किसी भी तरह का अस्पृश्यता वाला आचरण को जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया, यानी इसका विरोध किया गया है कि किसी भी तरह का अस्पृश्यता या जिसे हम छुआछूत कहते हैं वह समाज में जो है क्या करना गलत होगा, यानी वह गैर कानूनी हो गया। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 57वां जो है आपका यह भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन की योग्यताएं निर्धारित करता है। दोस्तों हमारे भारत में यानी भारतीय संविधान में कोई भी व्यक्ति जो है कितनी भी बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए जो है उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, किंतु अगर यूएसए के संविधान की बात करें तो यहाँ कोई भी व्यक्ति मात्र 2 बार जो है भारत का राष्ट्रपति पद के लिए जो है यानी उम्मीदवार के रूप में खड़ा हो सकता है, लेकिन हमारे भारत में इसका कोई टाइम लिमिटेशन नहीं दिया, एक व्यक्ति जो है कितनी बार भी जो है राष्ट्रपति पद पर जो है आसीन हो सकता है।
अगला प्रश्न है हमारा कि भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। तो यह आज़ादी कहाँ अंतर्निहित है दोस्तों? अनुच्छेद 14 में जो है यह जो है आज़ादी आपका अंतर्निहित है, प्रेस की आज़ादी के रूप में, जिसे हम लोग जानते हैं। वही आ गया दोस्तों एग्जैक्टली प्रेस स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया है। तो आइए देखते हैं कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता दी गई है। तो प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें दोस्तों तो अनुच्छेद 19 का आई जो है, इसमें जो क्या दिया हुआ गया है दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है। प्रेस की स्वतंत्रता कहिए या वाक की स्वतंत्रता कहिए, यानी बोलने की आज़ादी के अंतर्गत ही आता है क्या दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता। और इसका वर्णन कहाँ किया गया? अनुच्छेद 19 के आई में जोड़ा गया है इसको। अगला प्रश्न है हमारा कि मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है। तो दोस्तों मौलिक अधिकार के अंतर्गत जो है आपका अनुच्छेद 23 जो है आपका बच्चों के शोषण से संबंधित अनुच्छेद आपका है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों के संरक्षण की व्यवस्था है। तो भारतीय संविधान के जो है आपका अनुच्छेद 29 में क्या है दोस्तों, अल्पसंख्यकों के संरक्षण की जो है आपकी व्यवस्था या जानकारी दी गई है अनुच्छेद 29 में। अगला प्रश्न है हमारा कि कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की जो है आपका रक्षा करता है। तो कौन सा जो है दोस्तों अनुच्छेद भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यानी कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है, यह बताना है दोस्तों। तो आपका सही जवाब हो जाएगा अनुच्छेद 32, जिसे हम लोग जो क्या कहते हैं दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के नाम से जानते हैं। और इसे ही क्या कहा था दोस्तों, आपका BR अम्बेडकर ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर जो है ये अनुच्छेद 32 बताता है कि किस प्रकार से जो है मौलिक अधिकारों का यानी मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करती है दोस्तों, आपका सर्वोच्च न्यायालय। इसका वर्णन क्या किया है, कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 32 में। इसमें इसके अंतर्गत राज्य यानी कि राज्य जो न्यायालय है यानी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, ये क्या करते हैं दोस्तों, रिट जारी करते हैं संबंधित व्यक्ति को, और इस प्रकार जो है आपको मौलिक अधिकारों की रक्षा करती है सुप्रीम कोर्ट या आपका हाई कोर्ट। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख है। तो दोस्तों राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख जो है 19 अनुच्छेद आपका कहाँ किया गया है, तो 36 से 51 के मध्य जो है क्या किया गया है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया। और भाग की अगर हम लोग बात करें तो यह भाग 4 यानी भाग 4 में इसका वर्णन किया गया। अनुच्छेद की बात करें तो 36 से 51 के मध्य, और यह जो है राज्य को क्या करता है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सिद्ध करता है। और ये नीति निर्देशक तत्व जो है दोस्तों यह यानी राज्य सरकार के ऊपर एक तरह से कहिए कि बाध्यता नहीं कर सकते हैं आपकी सरकार लागू ही करे, यह सरकार की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, उनके पास क्या संसाधन है और वह किस तरह से जो इसका इस्तेमाल करे। इस पर जो है यानी कोई कानूनी रूप से जो है आप सरकार को चाहे कानून के तहत जो है जो कार्यपालिका पर आप जो है बाध्यता यानी कि फोर्स आप नहीं कर सकते हैं। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है, तो 36 से 51 के मध्य। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। फ़ॉन्ट बार बार छोटा बड़ा करना पड़ रहा है दोस्तों। भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो किस अनुच्छेद में वर्णित है दोस्तों, तो अनुच्छेद 39 में यह वर्णित है।
मैंने पहले ही कहा 36 से 51 के मध्य क्या है दोस्तों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का वर्णन किया गया है। और यह जो है भाग चौथा में वर्णन किया गया है। और यह कहाँ दोस्तों, यह जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। यानी नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। और यह इसके अंतर्गत राज्य को क्या करता है दोस्तों, कल्याणकारी राज्य की अवधारणा में परिवर्तित करता है। अगला प्रश्न है हमारा कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद 40 जो है दोस्तों, वह क्या करता है, आपको राज्य को यानी राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है। और यह क्या आता है दोस्तों, यह नीति निर्देशक तत्वों में ही शामिल है। यानी जिसका वर्णन, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन कहाँ किया गया है, भाग 4 में। और अनुच्छेद 36 से 51 के मध्य, तो उसी में आपका क्या आता है दोस्तों, ग्राम पंचायत का गठन आता है। इसका वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद 40 में। अगला प्रश्न है हमारा कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो दोस्तों मौलिक कर्तव्य जो है आपका मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह जो 42वां संविधान संशोधन हुआ था आपका, कब हुआ था, 1976 में, जिसे मिनी संविधान भी हम कहते हैं। और यह इंदिरा जी के शासनकाल में हुआ था दोस्तों, यह संविधान संशोधन उनके निर्देशन में। तो यह जो है आपका इसमें जो है मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और इसका वर्णन कहाँ किया गया, अनुच्छेद 51A में इसको जोड़ा गया। 51A कहिए या 51 कहिए। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। यानी राष्ट्र के नागरिकों के लिए क्या है दोस्तों, कुछ मौलिक कर्तव्यों का निर्धारण इसके माध्यम से किया गया। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है। तो वही हो गया दोस्तों आपका अनुच्छेद 50A कहिए या 50 का कहिए। इसमें मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया। और यह मूल संविधान का हिस्सा नहीं है, बल्कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया है हमारे संविधान में। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, जिनका प्रयोग वह स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। तो यह इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों, यह बताना है। तो अनुच्छेद 51 जो है दोस्तों आपका यह बताता है कि आपका संघ की जो है कार्यपालिका शक्ति किस में होगी दोस्तों, तो आपकी राष्ट्रपति में निहित होगी। और इसका इस्तेमाल वह करेगा कैसे, तो या स्वयं करे या अपने अधीनस्थों के द्वारा, यानी अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करे। जैसे उनके अधीनस्थ हो गए प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य, इनके मदद से क्या करते हैं, वह अपनी कार्यपालिका शक्ति का क्या करेंगे, उपयोग करेंगे। तो आपका अनुच्छेद 51 यह बताता है। अगला प्रश्न है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाया जा सकता है। तो दोस्तों आपका अनुच्छेद जो है 61 आपका बताता है कि अनुच्छेद आपका क्या बताता है, सही है दोस्तों, अनुच्छेद 61 यह बताता है कि भारत के राष्ट्रपति को महाभियोग के द्वारा क्या कर सकता है, हटाया जा सकता है। और यह महाभियोग का प्रस्ताव दोस्तों किसी भी सदन में लाया जा सकता है, चाहे राज्यसभा में लाए, चाहे आपका यानी लोकसभा में लाए, किसी भी सभा में लाया जाए, यानी 2/3 बहुमत से क्या होगा, वह पारित होगा। तो अगर राज्यसभा में पारित हुआ तो लोकसभा जाएगा, और लोकसभा में पारित हुआ तो वह राज्यसभा जाएगा। और उसके बाद 14 दिन का समय दिया जाएगा आपका राष्ट्रपति को अपने आप को सही साबित करने के लिए या अपना स्पष्टीकरण देने के लिए। तो इसका वर्णन आपका कहाँ किया गया, तो अनुच्छेद 61 में इसका वर्णन किया गया है।
अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया, यानी उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है, यह बताना है दोस्तों। तो आपका अनुच्छेद 63 जो है संविधान के उपराष्ट्रपति पद का वर्णन करता है। अब दोस्तों उपराष्ट्रपति क्या होता है, उपराष्ट्रपति आपका कार्यकारिणी परिषद का क्या होता है, दूसरा हेड होता है। तो यानी दूसरा हेड हुआ उपराष्ट्रपति, और पहला हेड की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे आपके राष्ट्रपति। तो यह भी निश्चित रूप से याद रखिए। अगला प्रश्न है हमारा कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। मंत्रीगण अर्थात दोस्तों इसमें प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री भी आ जाते हैं। तो ये लोग क्या होते हैं दोस्तों, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, क्योंकि लोकसभा में ही ये चुनकर जनता के द्वारा या जाते हैं। तो यह कहाँ होते हैं, लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। तो इसका वर्णन कहाँ किया गया है दोस्तों, तो अनुच्छेद 75 में इसका वर्णन किया गया है। अगला और अंतिम प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो का कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में आधारभूत नियम निर्धारित करता है। तो दोस्तों अनुच्छेद 75 ही है जो आपका मंत्रिपरिषद के गठन के बारे में जो आधारभूत नियम निर्धारित करता है। यानी अनुच्छेद 75 बताता है कि मंत्रिपरिषद का गठन कैसे किया जाएगा और किन आधार पर किया जाएगा। तो ये सी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे लगे प्रश्न, अगर अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर भी कीजिए, और अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।